नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषयों को उठाते हैं। आज का हमारा विषय है अग्निशामक विभाग और सेवाएं और आमजन। किस तरह से हम देखते हैं कि आग लगने की घटनाएं होती है और सबसे पहले संकट की इस घड़ी में याद आता है हमें फायर फाइटिंग विभाग कि वो उनको हम कॉल करें और वो आए और आग जने की इस घटना को काबू पाने में हमारी मदद करें। तो ये जो विषय है, इस विषय से जुड़े प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0755266049। टोल फ्री नंबर भी है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं फायर ऑफिसर रामेश्वर नील जी, भोपाल नगर निगम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामेश्वर जी। और साथ ही हमारे साथ है फायर स्टेशन इंचार्ज पंकज खरे जी। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में रामेश्वर जी आप ही से करूंगा कि फायर विभाग की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी, और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो संकट में सबसे पहले आपके ही विभाग को सूचित किया जाता है, तो किस तरह से लोगों का भी भरोसा पहले की तुलना में बढ़ा है, वो भी आप हमें स्पष्ट कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि फायर का मतलब किस उद्देश्य के लिए स्थापना की गई है जी। तो ये आपका सवाल का ये है कि इसमें फायर का मतलब उद्देश्य अब ये नहीं है कि केवल आग लगने के लिए फायर ब्रिगेड का एक स्थापना है। फायर ब्रिगेड आजकल मतलब किसी भी तरह का अप्रिय घटना, जो भी अचानक जो भी घटना घटती है उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, और उसी का उनका यही उद्देश्य रहता है लोगों के जान माल की रक्षा करने का। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही आप ये भी हमें बताइए कि किस तरह से लोगों का भी विश्वास विभाग की तरफ बढ़ा है, और घटनाओं में आप देख रहे हैं कि क्योंकि घटनाएं तो बढ़ रही है, तो इस पर भी आप हमें बताइए। ये एक कारण ये भी हो सकता है कि आज का पहले के एक ज़माने में एक अलग तरह का लोगों का जीवनचर्या होती थी, और आज बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया पहले से और अभी में। आज के ज़माने में हर चीज़ हर एक सेकंड के बाद एक नई चीज़ का आविष्कार हो रहा है, और हर इंसान मतलब एक ये चाहता है कि उसका एक ऐसा ज़िंदगी जिए कि पहले एक टेलीफोन होता था, वो एक जगह पे स्थापित कर दिया जाता था, और किसी को अगर रिसीव करना है तो वहाँ जाना पड़ता था। आज ये है कि मोबाइल है, वो पहले ये भी था कि मोबाइल को चार्जिंग के ऊपर लगाना है, आज पावर बैंक हाथ में लेके इंसान घूम रहा है। एक कॉलर है सागर से विपिन, वो सवाल करना चाहते हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल करिए। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कहीं पे आग लग जाती है तो हम लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये था कि फोन तो हम लोग लगाते, लेकिन हमें जो तत्काल में मौजूद वहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और क्या क्या वहाँ पे किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, और वहाँ पे कॉल लगाते हैं लेकिन उससे हम लोग भी क्या कुछ कर सकते हैं मदद, वो जानना था मुझे। नहीं, आप उसके लिए अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। पहले तो ये देखना है कि आपको आग किस तरह की लगी हुई है, वो है ना, कोई घास में है, भूसे में है, खेत खलियान में है, घर के अंदर है, सिलेंडर में लगी हुई है, तो हर तरह की आग को बुझाने का एक अलग अलग तरह का तरीका रहता है उसमें। तो ये चीज़ पहले देखना पड़ेगी। अगर आपके पास में जिस तरह का कोई संसाधन हो, जैसे कोई उसके ऊपर पानी से बुझाने वाली आग हो तो आप उसमें पानी डाल के प्रयास कर सकते हैं, या सिलेंडर में आग लगी है तो उसको ब्लैंकेट करके उसका फिर गैस कनेक्शन ख़त्म करके उसको भी बुझा सकते हैं आप, या रेत मिट्टी का इस्तेमाल करके आप उसको इस तरह का बुझाने का संसाधन इस्तेमाल करके आप आग बुझा सकते हैं उसके ऊपर। जी बिल्कुल। अब सर आप हमें पंकज जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम देखते हैं कि फायर की जो घटनाएं होती हैं, आगजनी की जो घटनाएं होती है, उसके बाद किस तरह से ऑपरेशन को डील किया जाता है, और आप ये भी हमें बताइए क्योंकि बड़े शहरों की अगर हम बात करें इंदौर भोपाल में, तो यहाँ पर घटनाएं ज़्यादा होती है, तो ये रीज़न और ऑपरेशन को आप किस तरह से डील करते हैं, वो भी आप पूरी प्रोसेस हमें समझाइए। जैसा कि आप बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, तो बड़े शहर भोपाल शहर ही लीजिए आप, तो काफ़ी तरीके तेज़ी से, बहुत तेज़ी से वो डेवलप हो रहा है। हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, काफ़ी इंडस्ट्री एरिया भी आसपास ही है, मंडीदीप क्षेत्र भी पास में है हमारे हैं, और काफ़ी ऑफिस वगैरह भी हैं, और संस्थाएं हाई राइज रहवासी रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग बड़ी तेज़ी से बन रही है। तो वहाँ के लिए हमारी एक अलग टेक्निक्स होती है, अलग संसाधन होते हैं, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होती है जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम के बेड़े में शामिल हुई है, 52 मीटर की है, और जो लगभग 18 मंजिल तक फायर फाइटिंग और रेस्क्यू भी कर सकती है। तो अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं। अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स
जो रीज़न होता है जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट ही होता है। और किसी भी प्रकार की आग लगती है, अलग अलग तरह की आगें होती हैं, लेकिन आग लगने का मेन रीज़न है ह्यूमन मिस्टेक। मानवीय भूल के कारण ही आग लगती है, ऑटोमेटिक कभी आग नहीं लगती है। वायरिंग का प्रॉपर टेपिंग ना करना, लोड ना देखना, मंदिर में आप दीपक जलाकर आप मकान से कहीं बाहर निकल जाते हैं, दीपक जलता रहेगा, अगरबत्ती जलती रहेगी। दीपावली के टाइम आप अंधाधुंध आतिशबाजी करेंगे, किसी भी प्रकार की सावधानी ना रखेंगे, तो हमेशा ह्यूमन मिस्टेक, मानवीय भूल के कारण ही आग लगती है। यदि पब्लिक जागरूक होगी तो अग्नि दुर्घटनाओं में बहुत कमी होगी। जी, आपने कहा कि हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें अपार्टमेंट होते हैं, तो अग्नि दुर्घटनाओं से संबंधित उसमें क्या सावधानियां रखना चाहिए? उसमें हर प्रकार के जैसे नॉर्म्स के हिसाब से, एनबीसी कोड के हिसाब से कितने फ्लोर की वो मल्टी है, तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, फायर फाइटिंग हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए, विथ होजरियल राइजर सिस्टम होना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम, यदि बेसमेंट है, पार्किंग है तो वहाँ स्प्रिंकलर, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, तो वो जोन वाइज होता है, बिल्डिंग में किस परिसर में किस क्षेत्र में आग लगी है तो आपको इंडिकेट करेगा, और ये सब संसाधन होने से आप फायर पर तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये हो इसके लिए भी क्या कोई जांच की जाती है जब ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं? शासन के निर्देशानुसार समय समय पर जांच की जाती है। संस्था आपका को विभाग ही करता है जांच? जी हाँ, हमारा विभाग ही जांच करता है। शैक्षणिक संस्था हो या रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, सभी की जांच की जाती है शासन के होता निर्देशानुसार। भी ऐसा है कि अगर ऐसी चीज़ें बन रही हैं तो बिल्डर नहीं खर्च करते हैं पैसे बचाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, तो वो उन पर आप किस तरह से फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कार्रवाई करते हैं? जब बिल्डर आजकल तो जागरूक हो गए हैं, जो पुरानी बिल्डिंग हैं, जैसे अभी नए कंस्ट्रक्शन होते हैं तो बिल्डर खुद ही फायर एनओसी पहले लेते हैं, प्रोविजनल फायर एनओसी ली जाती है। तो प्रोविजनल फायर एनओसी के अनुसार वो बिल्डिंग किस तरह की बना रहे हैं, कितने फ्लोर की बना रहे हैं, उसमें क्या क्या संचालित किया जाएगा, तो वो पूरा एक ड्राइंग दिया जाता है, उनके द्वारा ड्राइंग दिया जाता है, और हमारे फायर कंसल्टेंट के द्वारा वहाँ क्या क्या रिस्क रहेगी वो उस फायर प्लान बनाया जाता है, और कहाँ कहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है ये बता दिया जाता है। और एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंदर आपको उस बिल्डर को, उस बहुमंजिला इमारत को संचालन से पहले वो सिस्टम लगाना होते हैं, तभी फायर एनओसी मिलती है। जी, रामेश्वर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि विभाग के पास अभी किस किस तरह की कंप्लेंट आती हैं? अभी किस तरह की कंप्लेंट, तो मतलब आज के टाइम में हमारे पास जैसे आग लगने का तो एक है ही हमारे पास में, जो कि आग लग गई है या ना, अगर कहीं जल भराव की स्थिति बन गई है, मकान गिर गया है, छत गिर गई है, या किसी भी तरह का मतलब अप्रिय घटना घट गई है, तो उसके लिए हमें डिजास्टर की तरह फायर का, और फायर का नाम फायर ब्रिगेड नहीं रहा, पर उसको डिजास्टर कर दिया गया है। तो किसी भी तरह की घटना घटने पे हमारे को मौके पे पहुंचना पड़ता है। जी। और पंकज जी, अग्नि दुर्घटना की सूचना मिलने के कितने समय तक आप मौके पर पहुंचती है टीम? ये डिपेंड किया जाता है कि कब कॉल आ रहा है। एक्चुअली क्या है, कई फायर कॉल ऐसे होते हैं कि पब्लिक को पता नहीं चलते हैं, अंदर ही अंदर किसी मल्टी में आग लगती है। तो जैसे ही कॉल होता है, और कॉल किस क्षेत्र का है, तो हमारे यहाँ भोपाल शहर की बात कर रहा हूँ मैं, लोकेशन वाइज 11 फायर स्टेशन है। हमारा कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम का नंबर है 25422222, ये इमरजेंसी नंबर है। ये एक बार और आप बता दीजिए। कंट्रोल रूम का नंबर है 101 और 0755-254-2222। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति या अप्रिय घटना पर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यदि गोविंदपुरा क्षेत्र में आग लगी है, आपने वहाँ से कॉलर ने सूचना दी है, तो हमारे यहाँ जो गोविंदपुरा फायर स्टेशन है, नियरेस्ट फायर स्टेशन से हमारा कंट्रोल रूम वहाँ से फायर व्हीकल और स्टाफ को डाइवर्ट करता है, ताकि समय रहते हुए उस अप्रिय घटना को बचा लिया जाए। जी, और जब ऑपरेशन होती है उनमें किन किन बातों का आपकी टीम द्वारा ध्यान रखा जाता है, वो भी आप बताइए, और चुनौती कितनी होती है? चुनौती काफ़ी होती है इस कार्य में। इस फील्ड में जो भी आता है, जो भी व्यक्ति इस फील्ड में आता है, डिप्लोमा डिग्री करता है और इस विभाग में आना चाहता है, तो सबसे पहले वो निर्धारित कर लेता है कि मुझे अपनी जान को हथेली पर लेकर चलना है। बिल्कुल, ये इसके लिए बिल्कुल मेंटली वो प्रिपेयर रहता है। और जब फायर कॉल पर जाते हैं तो कई तरह के रीज़न होते हैं। ट्रैफिक के कारण कई समस्याएं होती हैं, समय पर ना पहुंचना, वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ के लोगों का सपोर्ट, क्योंकि आक्रोश रहता है। बिल्कुल आक्रोश रहता है, उस आक्रोश को भी झेलना, उस आक्रोश को झेलना, कहाँ है फायर का स्रोत, कहाँ है आसपास जो बोरिंग मशीन है वो कहाँ है, लोगों का सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है। किस फ्लोर पर आग लगी है, किस प्रकार की आग लगी है, और सबसे पहले आग बुझाने से पहले हमें रेस्क्यू करना है। कहीं कोई
व्यक्ति वहाँ फंसा तो नहीं है, तो सबसे पहले उसका रेस्क्यू करना है, उसके बाद में फायर फाइटिंग करना है। और फायर फाइटिंग में भी विशेष तौर से हमें सालवेज का ध्यान रखना है, क्योंकि फायर कॉल में जनरली हम फायर फाइटिंग में पानी का उपयोग करते हैं। तो पानी का उपयोग इस तरह से किया जाए कि आग तो बुझ जाती है, बाकी जान माल का जो आपकी संपत्ति है उसका नुकसान ना हो। जी रामेश्वर जी, क्योंकि चुनौतियां होती हैं इसमें और आक्रोश भी लोगों को रहता है, तो क्या कोई ऐसे जागरूकता के कुछ कैंपेन नहीं चला रहे हैं आपका विभाग, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि नहीं आप लोगों की सेवा के लिए ही हैं, और क्योंकि काम बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है? नहीं, समय समय पर हमारे फायर ब्रिगेड विभाग के द्वारा 4-5 दल बनाकर शहर के हर क्षेत्र के अंदर, जी या जैसे दीपावली आने के पहले, आपके बारिश होने से पहले, मतलब पूरे गली शहर मोहल्लों में जाकर एक उनको जागरूक करने के लिए पंपलेट के साथ में भी उनको जागरूक किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर हमारा स्टाफ पहुंचने से पहले आप क्या कर सकते हो अपने बचाव के लिए, ये उनको बताया जाता है। जी, और जब ऐसी आगजनी की घटना होती है तो आपकी टीम के पास ऐसे क्या उपकरण होते हैं, विशेष उपकरण जो उनके पास होते हैं, जिससे कि पूरा वो जो ऑपरेशन है वो किया जाता है? उस सिचुएशन के हिसाब से रहता है। जैसे कहीं आग लगी हुई है और वहाँ अंदर जाने के अंदर धुआं काफ़ी हो गया है, अंदर ही नहीं जा पा रहे, तो हमारे पास में BS साइट रहता है, तो उसको लगाकर अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद में, जैसा भी पंकज जी ने बताया कि वहाँ पे कोई व्यक्ति फंसा तो वो नहीं हुआ है, तो पहले उसको सेव किया जाता है, पर उसको फिर बाद में ये सारा काम किए जाते हैं। जी, पहली प्राथमिकता तो ये रहती है हमारे कि लोगों के जान माल की रक्षा की जाए उसमें। जी, तो इसके अलावा और पंकज जी क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि मानवीय भूल होती है, लेकिन इसके अलावा क्या सावधानी है जो बरतना चाहिए? मानवीय भूल, जैसा मैंने बोला है, यदि अवेयरनेस हो जाए, लोगों में अवेयरनेस रहे, तो काफ़ी तेज़ी से ग्राफ जो अग्नि दुर्घटनाओं का है गिरेगा। और उस अवेयरनेस के लिए हम जगह जगह, जैसा कि हमारे सर ने बताया है, जिस भी संस्था से डिमांड आती है, एप्लीकेशन आती है, आवेदन आता है, तो हम वहाँ मॉक ड्रिल करते हैं। स्कूलों में, सरकारी संस्थाओं में, गैर सरकारी संस्थाओं में वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। दीपावली के टाइम पम्पलेट्स बांटे जाते हैं, पूरे मार्केट में बांटे जाते हैं। और सावधानियाँ विशेष तरह से ये रखना चाहिए, जनरली आजकल देखने में आ रहा है, AC का उपयोग करते हैं सभी, हॉस्पिटल्स हों चाहे अपना घर हो, AC का उपयोग करते हैं। और AC के टाइम में वो टफन गिलास का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि यदि उस मकान में, उस संस्था में यदि वेंटिलेशन प्रॉपर है, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा यदि, तो उसमें फायर फाइटिंग करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी सी दुर्घटना बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। जी, कुछ साल पहले ही कमला नेहरू हॉस्पिटल में आग लगी थी। जी, कमला नेहरू हॉस्पिटल में आग लगी थी, तो ऊपर वाले की जो होनी थी, तो उसमें कई बच्चों की डेथ हुई थी। तो वहाँ फायर नहीं थी। हमारा फायर डिपार्टमेंट तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचा था, एक्शन लिया था हमें, लेकिन वहाँ हमें कहीं फ्लेम नहीं दिखी, टोटल स्मोक ही स्मोक था। हमारे फायर फाइटर्स ने क्रॉलिंग करते हुए काफ़ी स्मोक को क्लियर किया और काफ़ी बच्चों को, शिशुओं को बचाया वहाँ। और वहाँ देखने में आया कि कहीं विंडोज़ वगैरह नहीं दिखी थी। तो कई अभी नए निर्माण भी ऐसे हो रहे हैं कि विंडोज़ नहीं दी जा रही है। विंडो, खिड़की, दरवाजे इतने प्रॉपर दिए जाएं, हवादार कमरा हो और वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। इसलिए पंकज जी कहते हैं कि हर रूम में एक विंडो ज़रूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आप यदि AC यूज़ कर रहे हैं तो आप स्लाइडिंग यूज़ कीजिए, आप मत यूज़, लेकिन फायर कॉल के टाइम आप उसे ओपन तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, इमरजेंसी खिड़की जिसको हम बोलते हैं। जी। इस भोपाल में रामेश्वर जी हम बात करेंगे कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, लेकिन क्या ऐसा भी है कि जो विभाग है उनके पास उतनी ऊंची तक जाने का संसाधन नहीं है? उपकरणों में क्या वृद्धि हुई है? अभी हाल ही में हमने 52 मीटर गाड़ी खरीदी है जी। वो जैसा भी बताया आपको कि मतलब 17-18 माले तक जाके उससे फायर फाइटिंग रेस्क्यू कार्य किया जा सकता है। जी। और अभी जो आपने बताया कि उपकरणों में वृद्धि हुई है, तो किस तरह की और एक्स्ट्रा अत्याधुनिक मशीनें? देखिए, मैंने अभी पहले भी आपको यही बताया था कि हर सेकंड में हर एक नई चीज़ का आविष्कार हो रहा है। और अभी जैसे पहले कुछ 10 माला, 15 माला, 20 माला ऐसे बनते थे, अब 20-20, 40-40 माला बिल्डिंग बनने का भी आगे प्रोसेस है मतलब। और अभी ये नहीं है कि अगर 100 माला बिल्डिंग बनेगी तो उसमें 100 माला के लिए हमें मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा कि हम जाके बाहर से फायर फाइटिंग कर सकें। अगर इतनी बड़ी अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी इस तरह का इंस्टॉलेशन करते हैं वो, कि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके, या अगर आग लग जाए तो उसमें वहाँ रेस्क्यू किया जा सके उसमें।
जी पंकज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी आप मौके पर जाते हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वहाँ सबसे पहले आप किस तरह से कार्य करते हैं, वो कार्य करने का आपका प्रोसेस क्या होता है, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि जब वो आएंगे तो वो इस तरह की चीज़ें करेंगे, वो पहले से ही अवेयर हों। सबसे पहले देखा जाता है कि यदि किसी मल्टी में है तो किस फ्लोर पर आग लगी है। फायर कॉल यदि होता है, उस बिल्डिंग में आग लगती है, तो कभी भी लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी। उस मकान में एंट्री की, स्मोक की स्थिति देखी कि क्या स्मोक है। यदि स्मोक ज़्यादा है तो हमारे उपकरण जैसे BA सेट, ब्रीथिंग एपरेटस सेट होता है, उसका इस्तेमाल कर कर क्रॉलिंग करते हुए नीचे जाया जाता है अंदर, और सबसे पहले ढूंढा जाता है कि उस मकान में कोई रहवासी कहीं फंस तो नहीं गया है, उसका रेस्क्यू करना। उसके बाद में जो अपना रसोई है, रसोई में गैस सिलेंडर को देखा जाता है, गैस सिलेंडर कहाँ है। यदि गैस सिलेंडर भरी स्थिति में है और वहाँ है तो उसे आग से दूर रखना और सुरक्षित बाहर निकालना, वेंटिलेशन प्रॉपर करना, और जहाँ आग लगी हुई है वहाँ फायर फाइटिंग करना। बिल्कुल। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रामेश्वर जी, फायर फाइटर्स की ट्रेनिंग किस तरह से होती है? क्या कोई संस्थान है जहाँ पर इस तरह का कोर्स किया जाता है? जी हाँ, आजकल तो बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी बने हुए हैं, और एक अभी भोपाल में ये अखिल भारतीय संस्थान ये है, तो मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफिस के पास में 6 नंबर पे है। ये यहाँ पर इसमें फायरमैन की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर। जी। तो वहाँ जाकर आप इसको इजी ये ले सकते हैं इसमें ट्रेनिंग, और वहाँ पर उनको सारा चीज़ें उनको सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल भी, थ्योरी में, हर तरह से उनको बताया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पूरी पे। तो तरह कब से हो सकता है? आफ्टर 12th या 10th के बाद कितना होता है ये? मतलब 10th कंपलसरी उसमें, 10th के बाद में उसमें है उसका। जी। पंकज जी, मॉक ड्रिल से संबंधित आप ये सवाल है कि मॉक ड्रिल होती क्या है और ये किस तरह से करते हैं आप? मॉक ड्रिल जिस भी संस्था में की जाती है तो केवल वहाँ के स्टाफ को बता दिया जाता है कि इतने इतने बजे, तो पूरी तरह से वो कॉल करते हैं, हमें सूचना देंगे। और मॉक ड्रिल का हिस्सा ये होता है कि वहाँ जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी डी मार्ट में किया था, तो वहाँ के ग्राहकों को नहीं बताया गया था, केवल वहाँ के स्टाफ को बता दिया गया था कि मॉक ड्रिल की जा रही है। और मॉक ड्रिल करने पर कितने सेकेंड्स में हम, कितने मिनट्स में हम उस स्थान पर पहुँचे, हमने फर्स्ट एक्शन क्या लिया वहाँ, और वहाँ के जो ग्राहक हैं उन ग्राहकों को हमने कितने समय में सुरक्षित बाहर निकाला, और फायर फाइटिंग जो उपकरण लगे हुए हैं वहाँ के स्टाफ को उसका प्रशिक्षण है या नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जी। अच्छा, एक सवाल और है रामेश्वर जी कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो सबसे पहले आदमी घबरा जाता है, तो वो ऐसे में विभाग की टीम को भी उतना स्वतंत्रता से काम नहीं करने देता, और तो उस स्थिति में आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो उन्हें अगर देखते हैं तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। जी। और आजकल जैसा भी बताया पंकज जी ने कि वहाँ, पंकज जी ने जो रीजन बताया कि अगर आप अगरबत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, तो वो ध्यान रखें, हाथ जोड़ के भी प्रार्थना की जाए है ना। उनको बोलते हैं हम लोग, जो आपको जैसा बताया गया, उनको जो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं या कुछ उनको बताते हैं, अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम करते हैं हम, तो उनको ये चीज़ें बताते हैं उस टाइम पर। और बताने के साथ साथ अगर जैसे उनके पास में कुछ संसाधन उनके पास में जो लगे हुए हैं, वो कोशिश करें कि उसको उसके द्वारा कंट्रोल किया जाए। जी। ये अगर मतलब आपके पास में अगर वो संसाधन लगे हुए हैं और आपका उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो वो बेकार हो जाता है वो सब। जी बिल्कुल। पंकज जी, जैसा कि घरों में गैस सिलेंडर रखा हुआ होता है, तो गैस सिलेंडर कई बार होता है कि कुछ घरों में एक तो चलता होता है, भरा हुआ भी रखा रहता है, तो वो क्या सुरक्षित है अगर घर में रखा हुआ है तो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और उस प्रश्न से पहले ही मैंने उसका एक उपकरण निकाल लिया था, अपने पास रखा रहता है, मेरे पास 24 घंटे रहता है। जी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फॉल्ट से आग लगती है, उसके बाद सेकंड पर गैस सिलेंडर से आग लगती है। गैस सिलेंडर से जब भी आग लगती है तो वहाँ का रहवासी हमारे कंट्रोल रूम में सूचना देता है कि हमारे यहाँ गैस सिलेंडर फट गया है। जी। गैस सिलेंडर बहुत ही कम कंडीशन में फटता है, ये फटने के कारण भी आप अगर बता दें। फटने के हम कारण बता रहे हैं। सबसे पहले यदि किसी मकान में या किसी दुकान में आग लगी है और वहाँ गैस सिलेंडर रखा हुआ है, गैस सिलेंडर रखा हुआ है और उस आग से आउटर टेम्परेचर यदि गैस सिलेंडर पर पड़ रहा है, उसका इनर टेम्परेचर कम है और बाहर से जो उसकी ये लपटें उस सिलेंडर पर लग रही हैं, तो ही गैस सिलेंडर फटेगा। यदि गैस सिलेंडर में डायरेक्ट आग लगी हुई है, उसके डिस्चार्ज ट्यूब में, रेगुलेटर में, यदि गैस सिलेंडर में, मैं सभी नागरिकों से, दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि यदि डायरेक्ट भी आग लगी है तो कभी नहीं फटेगा गैस सिलेंडर, कभी नहीं फटेगा। ईजिली जाइए, आप ब्लैंकेट लीजिए, अच्छा मोटा ब्लैंकेट लीजिए, उसे गीला कीजिए और चारों तरफ से उसे ढक दीजिए, दबा दीजिए, ऑक्सीजन कट हो जाएगी। अब हम ज़्यादा डीपली नहीं बताना चाहते हैं जी।
आग भी अलग अलग प्रकार की होती है। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आपके यहाँ गैस सिलेंडर आए तो गैस सिलेंडर जो डिलीवरी करने आता है उससे ये एक छोटा सा एक वॉशर होता है, ये आप वॉशर उससे ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा या 2 या 5 रुपए में देगा। ये वॉशर आपके लिए अत्यधिक उपयोगी है और ये हमेशा होना चाहिए। क्या काम करता है, कैसे काम करता है? ये वॉशर जो आप गैस लीकेज की कंप्लेंट करते हैं, गैस लीकेज की, तो गैस लीकेज इसी वजह से होता है। ये जब डैमेज हो जाता है, कट जाता है, तो गैस लीकेज होने लगता है। ये गैस की टंकी में ही लगा जी, रहता है? गैस की टंकी में लगा हुआ होता है। यदि गैस लीकेज हो रहा है तो कोई भी उस घर में, उस मकान में यदि कोई पुरुष व्यक्ति है, वो जाए उस गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाले और प्लास्टिक की चीज़ से, ध्यान रहे प्लास्टिक की चीज़ से, किसी लोहे की चीज़ से नहीं, क्योंकि लोहे की चीज़ से यदि वो वॉशर ये चेंज करेगा तो स्पार्क होने का कारण हो सकता है, चांस हो सकते हैं। प्लास्टिक की पेन से इसे निकाल लीजिए पुराने वॉशर को और ये इजीली फिट हो जाएगा, आपका गैस लीकेज बंद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, जब आपके यहाँ गैस डिलीवरी होने आए, सभी दर्शकों को बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है, जब गैस सिलेंडर आपके यहाँ आए तो गैस सिलेंडर की एक ड्यू डेट होती है। जी, गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर की एक ड्यू डेट होती है। आप उस डेट को देखिएगा, यदि डेट से ज़्यादा हो गया हो, लैप्स हो गया हो, तो उसे आप रिसीव ना करें। उसका एक कोड वर्ड होता है, उसकी जो डेट होती है, ड्यू डेट होती है, जी। ए फॉर जनवरी फरवरी मार्च, बी फॉर अप्रैल मई जून, सी फॉर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डी, ए बी सी डी। अब तो यदि आपके हमें पास देखना क्या है फिर उसमें? उस गैस सिलेंडर में ही देखना है, यदि उसके आपका कॉलर के ऊपर बना हुआ था, जो कॉलर रहता है उसके ऊपर लिखा हुआ था ये। देखिए, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, 5th मंथ चल रहा है ना। और यदि B23 लिखा हुआ है उस गैस सिलेंडर पे, B23 लिखा हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब ये जून तक आपका वो वैलिड रहेगा। ठीक तो गैस सिलेंडर को ये वैलिडिटी जरूर देखें। और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, आजकल नए कंस्ट्रक्शन में ये हो रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, गैस सिलेंडर को किचन से बाहर रखा जाता है। जी, वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। और रामेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। दर्शकों, हेलो डीडी के कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।